Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to discuss about chapter number 2 of class 11th, that is biological classification. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. And the very first topic is what is biological classification. तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप के अंदर बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़, यानी कि उनके अंदर जो जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनके बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी किन किन चीज़ों के हिसाब से या किन किन बेसिस पे हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। तो जो सबसे पहली जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी वो दी थी एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्लांट को और एनिमल्स को। प्लांट को उन्होंने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, दैट वर हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उन्होंने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस कि उनके पास रेड ब्लड सेल है या फिर रेड ब्लड सेल नहीं है। इसके बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया। नेक्स्ट आती है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दी थी कार्लोस लिनस ने। इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 ग्रुप में 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन वाज किंगडम प्लांटी एंड द सेकंड वन वाज द किंगडम एनिमिलिया। इसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको दिया था R.H. विटेकर ने। और R.H. विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 अलग अलग किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था। द फर्स्ट किंगडम वाज मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इन 5 किंगडम्स में उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया था। अब देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स उन्होंने चूज़ किए थे जिनकी मदद से उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। तो उन्होंने लिए थे 5 कैरेक्टर्स। पहला था सेल टाइप, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक है कि वो यूकैरियोटिक है। फिर सेकंड कैरेक्टर वो सेल वॉल, कि उनके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो वो किस चीज़ की बनी हुई है। द थर्ड वन वॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फोर्थ वन वॉज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड द लास्ट वन वॉज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ से कई बार नीट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय R.H. विटेकर ड्यूरिंग हिज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इनके अलावा अगर कोई भी आपको और कैरेक्टर दिया जाता है तो वो आपके ऑप्शन इनकरेक्ट वाला होगा। अब इन 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। फॉर एग्जांपल जो मोनेरा किंगडम में थे वो सारे क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो। ये जो टर्म है प्रोकैरियोटिक, ये 2 अलग अलग शब्दों को मिलके बनी है। पहला टर्म है प्रो, दूसरा है कैरियोट। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज वाले ऑर्गेनिजम्स। वहीं जो यूकैरियोटिक है वो भी 2 अलग अलग शब्दों को मिलके बनी है। पहली टर्म है यू एंड देन द लास्ट वन इज कैरियोट। तो यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जो कैरियोट होता है, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यानी कि जो मोनेरा किंगडम के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे क्या हैं, प्रोकैरियोट हैं, यानी कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना होने का मतलब ये है कि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो इसी के बेसिस पे अगर आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस पता है तो आप जो दूसरा कैरेक्टर है दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको भी बहुत इजीली बता सकते हो। फॉर एग्जांपल जो भी प्रोकैरियोट है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वहीं जितने भी यूकैरियोट्स हैं, मोनेरा को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा किंगडम के अंदर नहीं होगी, बाकी सारे किंगडम के अंदर वो प्रेजेंट होगी। तब 2 तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं। द थर्ड वन इज सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो चारों किंगडम्स, जो स्टार्टिंग के चारों किंगडम है दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी, इन चारों के अंदर प्रेजेंट होती है। सिर्फ एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो एनिमिलिया किंगडम के अंदर वो एब्सेंट होगी। अगर मोनेरा की बात करें तो नॉन सेल्यूलोजिक जो सेल वॉल है वो देखने को मिलती है। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ के अंदर मिलती है, कुछ के अंदर नहीं देखने को मिलती है। जो जितने भी फंजाई वाले हैं उनके अंदर काइटिन की बनी हुई होती है सेल वॉल। वहीं अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो यहाँ पे बनी होती है सेल्यूलोज की।
नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनकी बॉडी किस लेवल की है, सेल लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। तो अगर मोनेरा की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलर, यानी कि यहाँ पे सिर्फ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सेल्यूलर लेवल यानी जो बिल्कुल बेसिक लेवल है वो प्रेजेंट होगा। प्रोटिस्टा के अंदर भी जितने भी सेल्यूलर यूकेरियोट्स हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे भी यूनिसेल्यूलर हैं तो सिर्फ सेल्यूलर लेवल ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज फंजाई किंगडम, इसके अंदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर प्लांटी किंगडम की बात करें तो यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। वहीं एनिमलिया किंगडम की अगर बात करें तो यहाँ पे टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो वेल डिफाइंड यहाँ पे देखने को मिलता है। देन द लास्ट वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो अपना खाना किस प्रोसीजर से लेते हैं। तो मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉप्स भी आते हैं और हिटोट्रॉप्स भी आते हैं। मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है। तो कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉपिक हैं, कुछ बैक्टीरियाज हिटोट्रॉपिक हैं। तो यहाँ पे दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ भी ऑटोट्रॉप्स भी हैं और हिटोट्रॉप्स भी देखने को मिलते हैं। वहीं अगर फंगस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। इनके पास अपने खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, तो ये हिटोट्रॉपिक होते हैं। वहीं जितने भी प्लांटी किंगडम के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट वगैरह हैं, वो सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर से अपना खाना खुद बनाते हैं। वहीं अगर एनिमलिया किंगडम की बात करी जाए तो यहाँ पे हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रेडीमेड खाना लेते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर अपने खाने के लिए। तो ये तो हमने बात करी इनके कैरेक्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं इन सारे किंगडम्स की एक एक डिटेल में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे किंगडम मोनेरा के साथ। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था, मोनेरा किंगडम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड किए जाते हैं, बैक्टीरियाज को इंक्लूड किया जाता है। जो बैक्टीरियाज हैं इनकी 4 अलग अलग शेप हो सकती हैं। बैक्टीरियाज कोकाई हो सकते हैं, बैसिलस हो सकते हैं, विब्रम हो सकते हैं और स्पाइरलम भी हो सकते हैं। जो कोकाई बैक्टीरियाज होंगे उनकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल शेप होगी। वहीं अगर बैसिलाई की बात करें तो यहाँ पे रोड शेप बैक्टीरियाज देखने को मिलेंगे। अगर वाइब्रम की बात करें तो यहाँ पे कॉमा शेप बैक्टीरियाज देखने को मिलेंगे और स्पाइरलम के अंदर स्पाइरल शेप के जो बैक्टीरियाज हैं वो देखने को मिलेंगे। अब आगे इस किंगडम के अंदर जो जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला है आर्चियोबैक्टीरिया एंड द सेकेंड वन इज़ यूबैक्टीरिया। तो अगर हम सबसे पहले बात करें आर्चियोबैक्टीरिया के बारे में, तो ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसी कंडीशन के अंदर भी ये जो बैक्टीरियाज हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो आर्चियोबैक्टीरिया हैं ये आपके 3 अलग अलग कंडीशंस में आपको बहुत ईजीली देखने को मिल सकते हैं। ये हेलोफाइल्स हो सकते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स हो सकते हैं और मिथेनोजेंस भी हो सकते हैं। अगर हम हेलोफाइल्स की बात करें तो ये एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं। वहीं अगर हम थर्मो एसिडोफिल्स की बात करें तो ये हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे, यानी कि ये ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को भी विदस्टैंड कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। वहीं अगर हम मिथेनोजन की बात करें तो ये पाए जाते हैं मार्शी एरियाज़ के अंदर और इसके साथ साथ ये पाए जाते हैं रूमिनेंट्स के अंदर। रूमिनेंट्स कौन होते हैं, जितने भी ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रूमिनेंट के अंदर आते हैं। तो जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनकी गट के अंदर, स्पेशली अगर हम बात करें तो उनके रूमेन वाले हिस्से के अंदर ये जो बैक्टीरियाज हैं ये पाए जाते हैं और ये यहाँ पे बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ से इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकता है कि कैसे ये मिथेनोजेंस जो हैं वो बायोगैस का प्रोडक्शन करवाते हैं। तो बेसिकली ये जो मिथेनोजेंस हैं, जो प्लांट सेल वॉल है वो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, वो किस चीज़ की बनी थी, वो बनी थी सेल्यूलोज की। तो जितने भी ग्रास ईटिंग है वो सबको किसको खा रहे हैं, प्लांट को खा रहे हैं, तो यानी कि वो सेल्यूलोज को खा रहे हैं। तो ये जो मिथेनोजेंस हैं ये उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करवाने में मदद करवाते हैं और जब सेल्यूलोज ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ से बायोगैस रिलीज़ होती है और बायोगैस के अंदर भी जो मेन कंपोनेंट होता है वो है मीथेन का।
अब आगे बात करते हैं कि जो आर्चियोबैक्टीरियाज हैं ये बाकी बैक्टीरिया से अलग हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्श एरियाज़ के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसा क्या स्पेशल है इनके पास जिसकी वजह से ये ऐसी कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे हैं? तो वो डिफरेंस है इनकी सेल वॉल का। जो आर्चियोबैक्टीरियाज की सेल वॉल है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू यू बैक्टीरिया के, जिसकी वजह से ये हार्श एरिया के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि जो यू टर्म अगर कहीं पे लगी है तो उस यू का मतलब होता है ट्रू। तो ये इन बैक्टीरियाज को हम ट्रू बैक्टीरियाज भी बोलते हैं। इनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इनके पास मोटाइल फ्लैजेलम देखने को मिलता है और इसके साथ साथ इनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है। यू बैक्टीरियाज के अंदर इंक्लूड किया जाता है साइनोबैक्टीरियाज को। साइनोबैक्टीरियाज को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो साइनोबैक्टीरियाज हैं इनके पास होता है क्लोरोफिल ए, और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल ए है इसका मतलब ये है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्यों, ऐसा क्या होता है क्लोरोफिल के पास? तो जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है सो दैट कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर है वो हो सके। तो इनके पास अगर क्लोरोफिल है तो ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और इसीलिए जो साइनोबैक्टीरियाज हैं उनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है। हमने कैरेक्टर्स के अंदर भी यही पढ़ा था कि जो बैक्टीरियाज हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हिट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक का हमने एग्जाम्पल देख लिया साइनोबैक्टीरियाज, और ये कौन से कैटेगरी में आ रहे थे, यू बैक्टीरियाज की कैटेगरी में आ रहे थे। इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरियाज हैं वो कॉलोनीज़ में अगर रहते हैं तो उनकी कॉलोनीज़ के बाहर एक शीथ प्रेजेंट होती है जो कि बनी होती है जिलेटिन की। इसके साथ साथ इनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको बोला जाता है हिट्रोसिस्ट, और ये जो हिट्रोसिस्ट है ये मदद करवाता है इनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। इसका एग्जाम्पल है नॉस्टिक। नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो अब कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है यानी सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट है, नाइट्रेट है, इनको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज हिटोट्रॉप्स भी होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। अब बात करते हैं मोनेरा किंगडम, यानी कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन या फिर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है और एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। अब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात करें तो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन के प्रोसीजर से जो बैक्टीरियाज हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं। बाइनरी फ्यूजन का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो अपने आप को ही दो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। बाय का मतलब होता है टू, फ्यूजन का मतलब होता है डिवाइड होना, यानी कि यहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं वो अपने आप को दो पार्ट के अंदर स्प्लिट कर लेंगे। इसके अलावा अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो ये स्पोर फॉर्मेशन की मदद से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ अब एक थोड़े से स्पेशल केस की बात कर लेते हैं बैक्टीरियाज के अंदर, दैट इज़ माइकोप्लाज्म। अब ये जो माइकोप्लाज्म है ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन है। इसके साथ साथ इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, और तीसरी चीज़ ये है कि ये अनएरोबिक कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करता है। अनएरोबिक कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये मोनेरा किंगडम की जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो हमने डिस्कशन कर ली हैं। एक बार जल्दी से हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने मोनेरा किंगडम में अभी अभी क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा इनके साइज़ के बेसिस, शेप के बेसिस पे इनको चार अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फिर हमने पढ़ा मोनेरा किंगडम के जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। एक था आर्चियोबैक्टीरिया, दूसरा था यू बैक्टीरिया। अगर आर्चियोबैक्टीरियाज की जब हमने बात करी तो उनको तीन पार्ट में बांटा गया था। हेलोफाइल्स थे, थर्मोएसिडोफाइल्स थे और इसके साथ साथ मिथेनोजेंस थे। जो हेलोफाइल्स थे वो सॉल्टी कंडीशन में रह रहे थे, वहीं जो थर्मोएसिडोफिल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हॉट टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर रहे थे, वहीं जो मिथेनोजेंस थे वो मार्शी एरियाज़ में रह रहे थे और इसके साथ साथ जो रूमिनेंट्स हैं उनकी गट के अंदर भी पाए जा रहे थे और बायोगैस की प्रोडक्शन में मदद करवा रहे थे। वहीं जब हमने यू बैक्टीरियाज़ की बात करी तो वहाँ पे इनको ट्रू बैक्टीरियाज़ भी बोला जाता है,
इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड होता है जिसके पास क्लोरोफिल होता है और ये अपना खाना खुद बनाता है, जिसकी वजह से हम इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इनके पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, जिसकी मदद से ये क्या करता है, एंड टू फिक्सेशन का काम करता है। वहीं जब ये कॉलोनीज में होते हैं तो जिलिटेनियस शीथ भी यहाँ पे उनको सराउंड करती है। फिर हमने पढ़ा इनका रिप्रोडक्शन, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन विच इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर हमने लास्ट में बात करी माइकोप्लाज्म के बारे में कि इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, अनारोबिक कंडीशंस में सर्वाइव करता है और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन है। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। तो जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे आते हैं हमारे प्रोटिस्टा के अंदर। यूकैरियोट्स कौन थे? जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद था, यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी देखने को मिलेंगी और इसके साथ साथ यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी देखने को मिलेगी। अब प्रोटिस्टा के पास सीलिया भी होता है, फ्लैजेला भी होता है। जितने भी प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले हैं क्राइसोफाइट्स, देन इज डायनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम माउल्स, यूग्लिनॉइड्स एंड प्रोटोजोअन्स। अब आगे हम इन्हीं पांचों को इन डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो ये जो क्राइसोफाइट्स हैं इनके अंदर 2 मेन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले हैं डायटम्स और दूसरी है गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेजमिड भी बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और इसके साथ साथ मराइन कंडीशंस के अंदर भी रह सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनकी सेल वॉल वाला कि इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सिलिका की, जिसकी वजह से ये इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं और इनकी जो सेल वॉल है ओवरलैप करती है सो दैट कि वो एक बिल्कुल सोप बॉक्स के जैसे एक दूसरे के ऊपर फिट हो सके। इसके साथ साथ इनको डायटमेशियस अर्थ भी बोला जाता है और जो इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। यहाँ से नीट के पेपर में 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला बनता है डायटमेशियस अर्थ के ऊपर और दूसरा बनता है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। ये दोनों ही क्या हैं, क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं और डायटम्स को ही इनको बोला जाता है। अब ये जो डायटमेशियस अर्थ तो हमने इनको बोल दिया कि सिलिका की सेल वॉल इनकी बनी होती है। इसको आगे इस्तेमाल किया जा सकता है पॉलिशिंग के लिए, ऑयल्स के फिल्ट्रेशन के लिए और अलग अलग सिरप्स की फॉर्मेशन के लिए भी। नेक्स्ट इज सेकेंड क्लास दैट इज डायनोफ्लैजेलेट्स। तो ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं ये मेराइन भी हैं, फोटोसिंथेटिक भी हैं और इनकी जो सेल वॉल है वो स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स उसके पास मौजूद होती हैं। यहाँ पे 2 फ्लैजेला होंगे और इनके बीच में जो एक तो होगा लॉन्गिट्यूडनली अरेंज और जो दूसरा है वो ट्रांसवर्सली अरेंज होगा, जो सेल प्लेट हैं उनकी फरोज के बीच में। इनका जो सबसे मेन एग्जाम्पल है दैट इज़ गोनियोलिक्स। ये जो गोनियोलिक्स है ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और जिस जगह पे रहता है वहाँ का जो सी है वो बिल्कुल रेड कलर की अपीयरेंस देता है, जिसकी वजह से हम इसको रेड टाइड भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करता है तो ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है जो कि उस एरिया के जो मराइन एनिमल्स हैं उनको किल कर देता है। तो डायनोफ्लैजेलेट से जो मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है वो है रेड टाइड के ऊपर। तो रेड टाइड का एग्जाम्पल क्या है, गोनियोलिक्स। और ये क्या करता है, मराइन एनिमल्स को किल कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक टॉक्सिन रिलीज होता है। नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड्स। तो ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये स्टेगनेंट फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। तो जहाँ पे ठहरा हुआ पानी होगा वहाँ पे यूग्लिनॉइड्स पाए जाएंगे। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन सेल वॉल की प्लेस पे इनके पास प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। ये इंपॉर्टेंट है कि पेलिकल किन के पास होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यूग्लिनॉइड्स के पास होती है। और इस पेलिकल का फंक्शन ये होता है कि ये यूग्लिनॉइड्स की बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। नेक्स्ट इज़ कि ये अगर सनलाइट मौजूद है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है।
लेकिन अगर यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, यानी कि अगर सनलाइट है तो अपना खाना खुद बनाएंगे यानी ऑटोट्रॉप कहलाएंगे, लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये रेडीमेड खाना लेंगे, जिनकी वजह से हम इनको हेट्रोट्रॉप भी बोलते हैं। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो यूग्लिना के बारे में हमने 2 मेन पॉइंट पढ़े, पहला पढ़ा पेलिकल के बारे में और दूसरा पढ़ा इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। ये जो स्लाइम मोल्ड है ये क्या है, सैप्रोफाइट होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये कुछ एग्रीगेट्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं और उन एग्रीगेट्स को बोला जाता है प्लाज्मोडियम। ये बात हुई फेवरेबल कंडीशन के केस में, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है ये डिफ्रेंशिएट कर जाता है और क्या बना लेता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ की फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं इनके टिप के ऊपर आते हैं स्पोर्स, और अब ये जो स्पोर्स बने हैं ये एयर करंट की मदद से क्या हो सकते हैं, अलग अलग एरियाज़ के अंदर डिस्पर्स हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है स्लाइम मोल्ड के बारे में कि फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम एग्रीगेट्स बना लेंगे। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उस टाइम पे प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेगा। उन फ्रूटिंग बॉडीज़ के टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगे तो ये स्पोर क्या कर लेंगे, जर्मिनेट करना शुरू कर जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोटोजोन। जो लास्ट क्लास है हमारे प्रोटिस्टा की, दैट इज़ प्रोटोजोन। तो ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ये प्रेडेटर भी हो सकते हैं और ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। अब प्रोटोजोन्स को 4 अलग अलग ग्रुप के अंदर बांटा गया है। पहला है अमीबॉइड, सेकेंड इज फ्लैजिलेटेड, थर्ड वन इज सीलिएटेड एंड द फोर्थ वन इज स्पोरोजोन्स। अगर हम बात करें सबसे पहले अमीबॉइड के बारे में, तो ये सूडोपोडिया की मदद से अपने प्रे को यानी अपने खाने को कैप्चर करते हैं। ये जो टर्म है सूडोपोडिया ये भी 2 अलग अलग शब्दों को मिलके बनी है। पहला शब्द है सूडो एंड द अदर वन इज पोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स यानी कि नकली, और पोडिया का मतलब होता है फीट यानी कि पैर, यानी कि इनके पास नकली पैर होते हैं। सूडोपोडिया प्रेजेंट है जिसकी मदद से ये मूवमेंट करके अपने खाने को कैप्चर करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा, और इसके साथ साथ एंट अमीबा भी इसका एग्जाम्पल है, जो कि 12th क्लास के अंदर इसकी एक डिजीज़ भी बताई हुई है, दैट इज़ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ऑर्गेनिज्म है जो कि अमीबॉयसिस नाम की बीमारी कॉज करता है। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड। नाम से ही ये अपने आप को डिफाइन करता है, इसके पास एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला मौजूद होंगे। इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा, और ये जो ट्रिप्नोसोमा है ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। नेक्स्ट इज सीलिएटेड, यानी कि इनके पास सीलिया होगा और उस सीलिया की मदद से ही ये क्या करेंगे, खाने को मूव करेंगे अपनी गलेट तक। गलेट यानी कैविटी है जिसके थ्रू ये खाना अपने अंदर लेंगे, तो ये गलेट तक खाने को मूव करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीलिया, और इसके साथ साथ जो सीलिया है वो इनको लोकोमोशन में भी मदद करती है, इसीलिए इनका नाम रखा गया है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। देन द लास्ट इज स्पोरोजोन्स। ये जो स्पोरोजोन्स हैं इनका मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर इन्फेक्शियस स्पोर वाली स्टेज आती होगी। इनका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है मलेरिया। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी जो इन्फेक्शियस फॉर्म है उसका नाम होता है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट। इसके साथ हमारे 2 किंगडम्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। द फर्स्ट वन इज़ मोनेरा एंड द अदर वन इज़ प्रोटिस्टा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्लांटी एनिमिलिया एंड वायरस और वायरॉइड्स के बारे में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो then please do not forget to like, share and subscribe our channel. Also, you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.